हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक ऑन आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटर, आपकी अंकिता मैम, और मैं लेके आई हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर लेक्चर नंबर 2। तो आई होप कि तुम सब बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह, शरीफ बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे होगे, कोई बदमाशी नहीं कर रहे हो, कोई घुमक्कड़े नहीं कर रहे होगे, घर में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। तीसरा चैप्टर हम लोग का चल रहा है एंड आई बिलीव कि तुम ये तीसरा चैप्टर मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री को भरपूर समय दे रहे हो, क्योंकि देखो यार फंसाता वही है। ठीक है, हमें बायो से सिलेक्शन लेना है, केमिस्ट्री से अपने मार्क्स बढ़ाने हैं और फिजिक्स से अपनी रैंक बनानी है। ठीक है, तो उन दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप भरपूर समय दीजिए और एनसीईआरटी तड़का मेरे साथ तड़का लगाते रहिए। ठीक, तो चलो हमारा सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने कवर किया था बेटा जो भी मेल स्ट्रक्चर थे एक फ्लावर में, जो भी मेल स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने मेच्योर माइक्रोस्पोर मतलब मेच्योर माइक्रोस्पोर बोले तो पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स, उसमें एक्साइन, इंटाइन, पॉलन टैबलेट, सप्लीमेंट्स, पॉलन वाइब्रिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चंस बनने के लिए काफी चीजें थी उसमें। आज हमारा मोटिव क्या है? आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और हम चलेंगे पॉलिनेशन तक। हम समझेंगे कि वो गैमीट कैसे ट्रांसफर होता है। जो पॉलन ग्रेन हमने वहां बनाया था, अब हम उसको आज वाले फीमेल स्ट्रक्चर के पास लेके आएंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो, डबल फर्टिलाइजेशन हो। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम पढ़ेंगे बच्चे, हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, वहां माइक्रोस्पोरेंजियम था, ठीक है, और एम्ब्रियोसैक, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिस्टल से, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था एंथर, ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स थे, दैट वाज एंथर एंड द फिलामेंट। यहाँ हम पढ़ेंगे पिस्टल, जिसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये एक सिंगल यूनिट होते हैं बेटा, बहुत सारे स्टेमन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एंड्रोशियम। The whorl of the stamen is called as androecium and the whorl of the pistil is called as what? Gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part. तो चलो देखते हैं बिना रुके। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil. अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो मल्टीकार्पेलरी। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा अगर वो अकेला है तब तो अकेला ही रहेगा, बट अगर वो मल्टीकार्पेलरी है तो दो कंडीशन हो सकती है, आपस में वो फ्यूज हो नीचे, और या फिर वो फ्यूज ना हो, फ्री हो। तो ऐसे केसेस में हम दो टर्म यूज करते हैं, एक को हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन और दूसरा हम कहते हैं एपोकार्पस। इसकी फोटो बनी है एनसीईआरटी में और फोटो के साथ लिखा हुआ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेट्स से सबसे पहले सिनकार्पस का एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, दैट इज पैपेवर। अभी मैं आपको फोटो पे दिखाऊंगी इसकी, सी यहाँ पे बना भी हुआ है, दिस इज पैपेवर, द सिनकार्पस वन। एंड द अदर इज एपोकार्पस, मतलब उसमें जो पिस्टल होते हैं वो फ्री होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स इज द अदर नेम फॉर पिस्टल, वो फ्री नहीं होता, वो इसमें फ्री नहीं होते और इसमें फ्री होते हैं। जिसमें फ्री होते हैं उसको कहते हैं एपोकार्पस। द एग्जाम्पल गिवन इज माइसीलिया। दिस इज द प्लांट ऑफ माइसीलिया, दिस इज द प्लांट ऑफ माइसीलिया एंड दिस इज पैपेवर। ये दोनों प्लांट्स बने हुए हैं। इसकी फोटो देख के तुमसे नाम पूछ सकता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस पूछ सकता है, इवन मल्टीकार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। छोटी सी बात, अब हम बात करते हैं बच्चे पिस्टल की। Pistil. Each pistil has three parts: the stigma, style, and ovary. The stigma, style, and ovary. This is the first part, stigma. This is stigma, this is style, and this is ovary. और the basal part, which is called as thalamus. नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? थैलेमस। बेसिकली हमारे पिस्टल में तीन पार्ट्स होंगे बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। आ जाओ। The stigma का काम क्या है? Stigma is the standing landing platform for the pollen grains. जो pollen grains आने वाले हैं यहीं पे लैंड करते हैं। It serves as a landing platform for pollen grains. The style is the elongated slender part beneath the stigma. The basal bulge part of the pistil is called as ovary. लंबा सा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर क्या है?
उसके बाद स्टिग्मा ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसपे आराम से पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, और नीचे का जो बर्स्ट आउट पार्ट होता है उसकी को हम कहते हैं ओवरी। सारी कहानी इसी में चलती है बेटा। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर चले तो उसके अंदर एक कैविटी है जिसको लोक्यूल बोला जाता है। अभी और बेटर तरीके से समझाती हूँ। उस लोक्यूल के अंदर आपको दिखेगा प्लासेंटा, प्लासेंटा दिखेगा कैविटी में, और प्लासेंटा से आपको निकले हुए दिखेंगे मेगास्पोरेंजिया जिसको कहते हैं ओव्यूल, जो आगे जाके सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम एक सीक्वेंस देखने की कोशिश करें, तो ये बोल रहे हैं कि हमें बाहर से दिखेगी ओवरी, ओवरी के अंदर हम जाएंगे तो दिखेगी कैविटी जिसको कहते हैं लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर हमें दिखेगा प्लासेंटा, और प्लासेंटा पे लगे होंगे बेटा ओव्यूल्स। ठीक, ओव्यूल्स जिसका दूसरा नाम क्या लिखती है, जिसका दूसरा नाम एनसीईआरटी लिखती है मेगास्पोरेंजिया। वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में सारी कहानी चलती थी, पॉलन ग्रेन्स बनते थे। यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर सारी चीजें बनेंगी। मैंने एक फोटो आपके लिए यहाँ पे रखी है, ये फोटो अगर आप ध्यान से देखो, वेट सी, अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा तो ये एक ओवरी है, ठीक है। सपोज करो यही वाला पार्ट इसको एलोंगेट किया गया है, यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक। ओवरी में आपको दिख रहा होगा लोक्यूल, ये देखो दो चैम्बर्स दिख रहे हैं, दिस इज ओवरी का चैम्बर, दिस इज कॉल्ड लोक्यूल। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये सुंदर सा जो पार्ट है, ये प्लासेंटा। प्लासेंटा वो एक रिज है जिसपे ओवरीज लगे हुए। शायद आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी, जब हम लोगों ने 11th पे पढ़ाई की थी तो मॉर्फोलॉजी में हमने प्लासेंटेशन पढ़ा था, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर द प्लासेंटा। और ये तुम्हारा प्लासेंटा है और इस पे लगे हुए बेटा ओव्यूल्स। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें सिंगल ओव्यूल होता है, मतलब सिंगल सीड होता है, जैसे मैंगो, वीट, पैडी, ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइज, जैसे वाटरमेलन, पपाया, ठीक, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। ऑर्किड, 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए, ऑर्किड भी दिया हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या याद रखेंगे, अभी फिर से मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि सबसे बाहर आपको दिखती है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर बोला जा रहा है कि ओवरी के अंदर चैम्बर है, ओवेरियन चैम्बर या कैविटी, जिसको कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर आपको दिखेगा प्लासेंटा, एक रिज जैसा स्ट्रक्चर, और प्लासेंटा के अंदर हमें मिल जाएंगे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स या फिर मेगास्पोरेंजिया। इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करनी है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी बहुत, इसको फोटो बना देता है और बहुत सारा सवाल पूछता है। तो चलो देखते हैं क्या है, पहले कुछ चीजें समझाती हूँ फिर पढ़ाऊंगी। सी, यहाँ पे सबसे पहले हाइलम है, हाइलम और फ्यूनिकल को समझते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। यहाँ पे जो हमने प्लेसेंटा देखा, प्लेसेंटा से ओव्यूल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक फ्यूनिकल भी होता है जिससे वो अटैच्ड होता है। ये सारे ओव्यूल से तुम समझ लो, इसमें से एक ओव्यूल निकाला हमने, और एक ओव्यूल को निकाल के हमने यहाँ पे इसकी स्टडी की। अगर पिक्चर में कुछ भी क्लियर नहीं लग रहा होगा तो जस्ट ओपन द एनसीईआरटी एंड लिसन टू मी केयरफुली, ओके। अब सुनो, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है, ये बात याद रखोगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड एज हाइलम। दूसरी चीज, फ्यूनिकल समझ गए हम लोग, फ्यूनिकल देखना सेकंड नंबर पे लिखा है। फिर आया हाइलम। हाइलम वो पार्ट है बेटा जो फ्यूनिकल और प्लेसेंटा के बीच में एक जंक्शन बना के रखा हुआ है, वो एक जंक्शन है। फिर दस, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, दैट्स व्हाट आई सेड, इसको ध्यान रखेंगे। फिर ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। अगर आप ओव्यूल को देखोगे तो इसमें आपको प्रोटेक्टिव एनवलप दिखेगा इंटेग्यूमेंट्स नाम से, एक या दो हो सकता है, आउटर और इनर, ये दिख रहा है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। एक बात ये, integuments encircle the nucleus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. ये न्यूक्लियस पूरे ओव्यूल को कवर किया रहता है एक्सेप्ट एक जगह पे छोड़ देता है, इसी एक जगह छूटी हुई जगह को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये देखो यहाँ पे है माइक्रोपाइलर, पोल लिखा हुआ है, ये जगह पे कोई कवरिंग नहीं है, ठीक, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर। और माइक्रोपाइलर के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, यस, चलाजल एंड। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड is the chalaza representing the basal part of the ovule. ये basal part of the ovule को बताता है। ये सारी चीजें इसमें से हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ये सारी चीजें क्लियर है। इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स क्लियर है, फिगर क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक, लेट्स सी।
इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर अगर देखें इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा मास ऑफ सेल भरी हुई है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। Cells of the nucleus have abundant reserve food material। इसके अंदर बहुत ज्यादा abundant amount में reserve food material होता है बेटा। यहीं पे जैसे वहां हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल मिली थी, हमें यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मिलेगी और वही मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी जो इवेंचुअली आके जाके हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब वहीं से आगे उसी बात से हम आगे कहा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है आओ समझते हैं। आज वो बात क्लियर होगी, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ दिमाग में, इमेजिन करते हुए रिवाइज करना, ठीक है। सबसे पहले बेटा फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल वो जगह है जहां से प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच्ड होता है। फिर आता है हाइलम। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द प्लेसेंटा, दैट्स करेक्ट। उसके बाद हमने देखा इंटेग्यूमेंट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल्स के अराउंड, कभी एक कभी दो, मेजोरिटी में 2 देखी गई है इसलिए हम 2 पढ़ते हैं। एक टिपिकल ओव्यूल है, 2 कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स। पूरे ओव्यूल को ये कवरिंग कवर करके रखती है एक्सेप्ट वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड। दिस माइक्रोपाइलर एंड इज प्रेजेंट हियर वेयर इंटेग्यूमेंट्स इज एब्सेंट। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट ऑपोजिट अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? चिलाजल एंड व्हिच रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद और तो छूटा, हाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस यहाँ पे सेल्स होती हैं, अबंडेंट मास होता है, मास ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। यही सब लाइंस थी, ऐसे याद रखना। अब न्यूक्लियस की सेल में से हमें देखना है कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। आओ देखते हैं और कराते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis। बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, करेक्ट, बिल्कुल वैसा ही है बेटा। फिर ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus। It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस की एक सेल जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं वो डिफरेंशिएट कर जाती है, उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखने लगता है और वो एमएमसी कहलाने लगती है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस की ही एक सेल है ये जो माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स होती है। सब छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक। द माइक्रोस्पोर मदर सेल द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा और 4 सेल्स बन जाएंगी। Meiosis results in the production of 4 megaspores। Yes, आओ देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बेटा, ध्यान से समझना। सपोज करो एक ओव्यूल का वो वाला पार्ट है जहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। हम माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, ठीक है। हम माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, ये पूरा न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस की जो बीच वाली ये वाली सेल देख रहे हो तुम, ये वाली सेल को हमने नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस और मियोसिस करते 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 इस मियोसिस से क्या हुआ? 4 सेल्स बन जाएंगे जिसको कहते हैं यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड। हम अभी तक पढ़ते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ बन गया मेगास्पोर टेट्राड। अब क्या होता है बेटा, ये चारों मेगास्पोर, जैसे हम जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो देखो एक डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों माइक्रोस्पोर्स जो थे वो आगे जाके मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स बनाते थे, चारों ही फंक्शनल थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक जो होता है वो फंक्शनल होता है। एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है जिसकी आगे की कहानी चलती है, क्या चलती है हम समझेंगे। बट दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस ओनली इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। याद रखना मेगास्पोरोजेनेसिस यहीं तक है बेटा, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या? The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis। तो यहाँ तक हमने megaspores बना लिए 4, उसके आगे की कहानी के 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है, इज अनदर स्टोरी। चलो वो भी स्टोरी देखते हैं, फिर हम यहाँ नीचे वाले पार्ट को समझेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा, अब उसी फंक्शनल मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। आओ देखते हैं कैसे। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट one of the megaspore is functional, one is functional while the other 3 degenerate।
only the functional megaspore developed into the female gametophyte. वही functional megaspore female gametophyte में जनरेट होता है, बनता है और आगे जाके वही सारी चीजें करता है, बाकी तीनों डीजनरेट कर जाते हैं. एम्ब्रो सैक वही बनाता है. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रो फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सिर्फ एक मेगास्पोर से बन रहा है इसलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. करेक्ट. What will be the ploidy of the cells of nucleus, megaspore mother cells, the functional megaspore and the female gametophyte? Beta, this is a important one. Nucleus. Nucleus वो सेल है बेटा जिसकी एक सेल अभी बन के क्या बना लेगी? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये लोग करने वाले मियोसिस. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये 2n होंगे, क्योंकि कोई भी सेल अगर हैप्लॉइड है तो वो मियोसिस नहीं कर सकती, नहीं परफॉर्म कर सकती. और क्योंकि मेगास्पोर और बाकी फीमेल गैमेटोफाइट ये लोग कैसे बनते हैं इस मियोसिस के बाद, तो जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर इट इज n, दैट इज हैप्लॉइड. और फीमेल गैमेटोफाइट, चलो फीमेल गैमेटोफाइट के बाद अभी तो बारे में तुम अभी देखोगे, उसमें सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं लेकिन बहुत सारी सेल्स होती हैं. आओ पढ़ते हैं उसके बारे में. देखो बेटा क्या होता है. इसको पढ़ने के पहले अब हम इसको समझते हैं. वो सारी स्टोरी यही लिखी हुई है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. ये ऊपर वाला प्रोसेस हो गया था मेगास्पोरोजेनेसिस. अब इसमें से सपोज करो कि चारों में से तीन सेल्स डीजनरेट कर गई. एक सेल को तुमने उठा के यहाँ पढ़ा. एक सेल है ये, एक मेगास्पोर है. इस एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस था. इस न्यूक्लियस में अब शुरू हुई बेटा माइटोसिस. ये माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ा रहा है. देखो न्यूक्लियस के यहाँ 1 से 2, यहाँ 1 से 2, फिर 2 से 4, यहाँ ऐसे से करके टोटल 8 सेल्स अंदर दिखने लगती हैं. ये 8 सेल्स अपने आप को अरेंज करती हैं, 3 एक साइड और 2 बीच में. ठीक है. ये जो ऊपर सेल्स होती है इनको एक ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड्स, दूसरी को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और बीच में होती है बेटा पोलर न्यूक्लियाई. उसके बाद पहले ये डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं. फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 सेल्स बन जाती हैं. ये 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सेल को हम कहते हैं सिनर्जिड्स. और नीचे जो है कि एंटीपोडल्स बना लेती हैं. और बीच में एक बड़ी सी सेल होती है बेटा सेंट्रल सेल, जिसको हम कहते हैं ये वाली. ये देख रहे हो ब्लैक कलर की सेंट्रल सेल. जिस सेंट्रल सेल में आता है तुम्हारा 2 न्यूक्लियस, दिस सेल 2 न्यूक्लियस, उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. और इस बड़ी सी सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल. आओ थोड़ा सा और समझते हैं इसको, फिर वापस आएंगे इस पे. ये पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने जा रहे हो तुम. लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल. एनसीईआरटी की लाइन. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली. माइटोसिस होना शुरू करेगी इन द एंड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. अभी 2 ही न्यूक्लियस है उसमें, पहला वाला स्ट्रक्चर. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo. 2 और माइटोसिस होते हैं और इवेंचुअली 8 न्यूक्लियस दिख जाते हैं. ठीक है. इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic divisions are strictly free nuclear. सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती. That is, nucleus division is not followed immediately by the cell wall formation. Cell wall formation नहीं होती है. After the 8 nucleate stage, cell wall are laid down, leading to the organization of a typical female gametophyte embryo sac. ये जो 8 सेल्स होती है वो आपस में रीअरेंज करती हैं खुद को और एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक बन जाता है. Observe the distribution of cells inside the embryo sac. जो अभी हम फिगर में देख रहे थे, हम फिर से वापस देखेंगे. 6 of the 8 nuclei, ध्यान से सुनना, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. 6, 3 ऊपर 3 नीचे अपने आप को अरेंज कर लेती हैं. The remaining 2 nuclei, उनको कहते हैं polar nuclei, are situated below the egg apparatus. ये टर्म याद रखोगे, below, अब नहीं, below the egg apparatus in a large central cell. बीच में कौन सी सेल होती है बच्चे? लार्ज सेंट्रल सेल, जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है. अब there is a characteristic distribution of the cell within the embryo cell. 3 cells are grouped together at the micropylar end. 3 cells होती हैं जो micropylar end की तरफ होती हैं, इनको हम कहते हैं egg apparatus. ठीक है. The egg apparatus in turn, इसमें क्या क्या होते हैं? 2 synergids साइड में, synergids कहते हैं उनको, और बीच में आ जाती है egg cell. इनको साथ में कहते हैं egg apparatus.
द synergids have, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, कलर चेंज करके बता रही हूँ. The synergids have special cellular thickening at the micropilot tip called as filiform apparatus. Synergids में कुछ थिकनिंग्स देखी गई है जिसको कहते हैं filiform apparatus. ये पॉलन ट्यूब जब आती है तो उसमें से जो गेमीट्स होते हैं उनको गाइड करने में हेल्प करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करती है. See which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. Synergid के थ्रू ही pollen tube अंदर आती है और gametes अंदर एंटर करते हैं embryo sac के. 3 cells at the chalazal end are called as antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiospermic sac at maturity, though 8 nucleated 7 cell. 8 nucleated 7 cell होता है. यही कहानी पूरी की पूरी वहां पे बताई गई है. ठीक, माइटोसिस हुई, यहाँ पे भी माइटोसिस हुई थी. माइटोसिस के बाद बेटा क्या हुआ, कलर चेंज करता. माइटोसिस के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इवेंचुअली अगर हम एक पूरे सैक को देखते हैं तो चलाजल एंड की तरफ, देखो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि एंटीपोडल चलाजल एंड की तरफ होता है या माइक्रोपाइलर. उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिखता है हमें एक एक्सेल, ये एक्सेल दिख रही है पीछे ये, ठीक, और 2 सिनर्जिड जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस भी दिख रहा है ये, ठीक है. इसको साथ में हम कह देते हैं एग एपरेटस, इसको कह देते हैं एंटीपोडल्स. बीच में है पोलर न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय अ सेल कॉल्ड एज सेंट्रल सेल. ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत इजी है बेटा, कुछ खास इसमें है नहीं. अब हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉलिनेशन. सर पानी मंगा दीजिए बस. पॉलिनेशन स्टार्ट करें. पॉलिनेशन का मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखो हमने पढ़ लिया. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर सब पता है अपने को. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ये सब हम जानते हैं. जब बेटा गैमीट बन गए, तुम देख लिए यहाँ एम्ब्रियो सैक में एग एपरेटस में तुमने एग भी देखा, ये देखो एग एपरेटस में तुमने एग भी देखा, एग हो गया. उसके बाद उधर हमने पॉलन ग्रेन्स भी बना दिए थे. वो पॉलन ग्रेन्स बेटा, वो पॉलन ग्रेन्स जिसमें क्या था, मेल गैमीट. वो मेल गैमीट अब हमें किसी तरह इस एग एपरेटस तक लाना है. कैसे आएगा ये, गैमीट ट्रांसफर होगा. वो गैमीट ट्रांसफर, फ्लावर बेचारा खुद तो ना चल पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है, तो वो क्या करेगा, हेल्प लेगा. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो पानी की हेल्प लेंगे, पॉलन ग्रेन्स तैर के जाएंगे वहां तक, पहुंच गए. कुछ ऐसे जो हवा में उड़ते हुए जाएंगे, एकदम बढ़िया, एकदम कहीं भी चलो टाइप. कुछ ऐसे होते हैं जो बायोटिक एजेंट्स की हेल्प लेते हैं, जैसे बीज अगर हम बात करें तो बीज बहुत ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करती है. बड़े बड़े एनिमल्स, लिजार्ड, वो भी करती हैं. उसके बाद बेटा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे. बेसिकली प्लांट इज नॉट एबल टू डू द गैमीट ट्रांसफर बाय देयरसेल्फ, दैट्स व्हाई दे नीड सम एजेंट्स. The agents are called as pollinating agents and the phenomena is called as pollination. अब पढ़ते हैं. पॉलिनेशन पानी से भी होगा, हवा से भी होगा, जानवर भी करेंगे, मतलब जिंदा चीजें भी करेंगे और जो चीजें अलाइव नहीं है वो भी करेंगे. चलो शुरू करते हैं हम अपनी कहानियां. पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? अगर सिंपली हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट इज शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ pistil is termed as pollination. Stigma, which was the landing platform, उस पे pollen grain का अंदर से आना is called as what? Pollination. Pollination बेटा बेसिकली मेजरली 3 तरह का होता है, ठीक है, और उन तीनों तरह को समझते हैं हम. मैं तुम्हें पहले सरल भाषा में एक चीज समझाती हूँ. सपोज करो तीनों पॉलिनेशन तुम्हारे सामने, ये एक पेड़, हाइपोथेटिकल फ्लावर, ठीक है, ये भी एक फ्लावर और ये भी एक फ्लावर. ध्यान से समझना, इससे ही तुम अपना रिवीजन बना सकते हो. और दूसरा एक और फ्लावर, ठीक है, ये एक और फ्लावर, ठीक है. अब देखो सबसे पहला पॉलिनेशन, देखो 3 तरह के पॉलिनेशन तुम पढ़ोगे. ऑटोगैमी. ऑटोगैमी में क्या होता है, जब पॉलिनेशन इसी फ्लावर से इसी फ्लावर में हो जाए, ठीक, जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है तो हम उसको कहते हैं क्या, ऑटोगैमी. This is called as autogamy. अगर पॉलिनेशन इस फ्लावर से इसी प्लांट के फ्लावर में हो रहा है, ठीक, क्या हुआ, उसी प्लांट में
जेनेटिक चेंज नहीं हुई है, तो हम इसको कहते हैं, जैसे हम इसको कह रहे थे ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और इसको हम कह रहे थे जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी बोलो, जाइटेनोगेमी बोलो, बस स्पेलिंग गलत मत लिखना, बाकी सब बढ़िया। अगर ये फ्लावर क्या किया, इसने पॉलिनेशन किया किसी और स्पीशीज के फ्लावर के साथ, इसका दूसरा नाम है बेटा जीनोगेमी। यहाँ पे जेनेटिक्स भी बदल गई, ठीक, तीन हो गए क्या। अगर फ्लावर ही सेम है, उसी फ्लावर से उसी फ्लावर में हो रहा है, तो हम कहते हैं ऑटोगेमी। उसके बाद अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है बट सेम प्लांट में है, तो जाइटेनोगेमी। और अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, वो भी दूसरे प्लांट के, तो हम इसको कहते हैं जीनोगेमी। यही तीनों पॉलिनेशन अपने को पढ़ने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, सबसे पहले आया ऑटोगेमी, दैट इज फ्लावर ही सेम, सेम फ्लावर, क्या फ्लावर ही सेम है, उसी फूल में हो रहा है। चलो पढ़ते हैं अब किताबी भाषा में क्या लिखा है। इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare। ठीक, सेम फ्लावर में होगा, याद रखना। ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल फूल तुम देखते हो जनरली, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एकदम एक्सपोज्ड होता है, उस पे कंप्लीट ऑटोगेमी होना थोड़ा सा रेयर है, उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी होना थोड़ा सा रेयर है। लिख दीजिए, थैंक यू। हाँ, उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी होना रेयर है। नहीं हो सकता ना यार, हो सकता है कि कोई और बाहर दूसरा फ्लावर उसको पॉलिनेट कर दे, हवा उड़ रही है, पॉलन के जाए उसको पॉलिनेट कर दिए, तो उसमें जनरली एक नॉर्मल फ्लावर में होना थोड़ा सा रेयर है। अगर हमें कंप्लीट ऑटोगेमी चाहिए उस पर्टिकुलर फ्लावर में, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। क्या, उसका एंथर और स्टाइल एक साथ मैच्योर हो, ठीक है, वो उसकी हाइट लगभग सेम हो, वही सारी चीजें एनसीईआरटी लिखती है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। बेटा this is a type of self pollination, ठीक। इसके लिए synchrony, synchronization between the anthers and the receptive time of the stigma should be same, मतलब आपस में तालमेल होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, ठीक, तभी ये हो सकता है, ध्यान रखो। फिर बता दो कुछ इंटरेस्टिंग। अब देखो, तीन बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स के बारे में बुक लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वियोला, जिसका कॉमन नाम है कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना। अब इसकी कहानी क्या है बेटा, कि इसके पास दो तरह के फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर्स को हम कहते हैं चास्मोगैमस फ्लावर, एक को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर बाकी सारे फ्लावर्स की तरह है, ओपन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर है, ऐसे समझ लो वो पूरा बंद है। और अगर वो बंद है तो उसका एंथर और स्टिग्मा दोनों कैसे अंदर बंद है, तो किसी भी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। भाई एंथर जब भी मैच्योर हो, स्टिग्मा जब भी मैच्योर हो, वो पॉलिनेशन आपस में ही करेंगे। तो इन तीनों प्लांट में, इन तीनों प्लांट के जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, उनका ऑटोगेमी होना ही होना है, मतलब वो ऑटोगेमी ही करेंगे। चास्मोगैमस फ्लावर्स आर नॉर्मल, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, बट क्लिस्टोगैमस में ऑटोगेमी होगी ही होगी। वही बात एनसीईआरटी लिखती है बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवैरिएबली ऑटोगैमस as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। Clistogamous flowers produce a short seed set even in the absence of pollinator। इस फ्लावर के साथ खासियत क्या है, इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, ये पूरा बंद है। जहां पे भी स्टिग्मा गिरेगा अगर थोड़ा बहुत हिलने डुलने से, तो उसी के स्टिग्मा पे, उसी के अंदर ही गिरेगा, ठीक है। तो पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। अ शॉर्ट सीड सेट मतलब पॉलिनेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, कहीं से भी इधर उधर नहीं जाने वाला है एंथर का पॉलन ग्रेन एंड थिंग्स। तो ये याद रखोगे। एग्जांपल्स में ध्यान रखना, वियोला, कॉमन पेंसी और ऑक्सैलिस। वियोला जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड द लास्ट वन इज कॉमलिना। तीन है। फिर बेटा आते हैं जाइटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हो रहा था, ऑटोगेमी में मैंने बताया सेम फ्लावर। जाइटेनोगेमी में सेम फ्लावर नहीं होता है, डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। अब पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन रेंज फ्रॉम द एंथर
to stigma of another flower of the same plant. Another flower of the same plant. Although geitonogamy is functionally cross. क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही गया, अपने फ्लावर पे नहीं हो रहा है. सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ ऑटोगेमी था. ये क्रॉस है, मतलब इकोलॉजिकली क्रॉस है बट जेनेटिकली सेल्फ है. जेनेटिक्स तो सेम ही है ना, फ्लावर सेम है, सेम प्लांट का है. वही लिखा है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट. यहाँ पे अपने को पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. वही बात लिखी मैंने, बताई आपको कि जेनेटिकली देखा जाए तो सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट पे ही हो रहा है, जेनेटिक नहीं बदली है. वो जीनोगेमी में होता है. जीनोगेमी की बात करते हैं. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. प्लांट ही बदल गया. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. यहाँ पे different types of गलती से हो जाता है, कभी कभी यार ये सक्सेसफुल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनसक्सेसफुल रह जाता है, ये नहीं हो पाता. ठीक है, तो 3 हमने पॉलिनेशन पढ़े, ऑटोगेमी, जाइटेनोगेमी और जीनोगेमी. तीनों याद रखेंगे. ऑटोगेमी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चे, विच वॉज वियोला, कॉमलेना, ऑक्सालिस. वियोला का कॉमन नाम कॉमन पैंसी. अब हम आते हैं हमारे एजेंट्स पे. एजेंट्स में बेटा 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं. एक अपोइटिक जिसमें आता है जिसमें आते हैं 2 चीजें, विंड और वाटर, एंड एक बोइटिक मतलब एनिमल्स. 2 तरह के होते हैं. इसमें ज्यादातर बोइटिक एजेंट्स ही होते हैं. एबोइटिक बहुत कम पॉलिनेशन होता है. Majority of the plant use boitic agent for pollination. As the pollination by wind and water is a chance event. बेटा पानी में कहाँ गया pollen grain, हवा में कहाँ उड़ गया क्या पता. इसीलिए क्या करते हैं ये plants, मैक्सिमम बहुत ज्यादा enormous amount of pollen grains, चलो फेंको कहीं पे भी चला ही जाएगा 1-2 तो, समझ रहे हो. As the pollination by wind and water is a chance event, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. ओव्यूल्स भले 1 ही 2 हो, ज्यादा ना हो, लेकिन ओव्यूल्स के कंपैरिजन में जो पॉलन ग्रेन्स के नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक चांस इवेंट है. एबायोटिक पॉलिनेशन एक चांस इवेंट होता है. शुरू करते हैं अपने एबायोटिक एजेंट से. सबसे पहले विच इज विंड, फिर पढ़ेंगे वाटर और फिर एनिमल. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन एबायोटिक पॉलिनेशंस. अब एबायोटिक में हमारे पास 2 ऑप्शन है बच्चे, एक विंड और एक वाटर. उसमें से जो विंड पॉलिनेशन है वो ज्यादा कॉमन है. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट. थोड़े लाइट होने चाहिए, हवा में उड़ना है उनको, ठीक है, करो तो उड़ जाए. लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी, ये नहीं कि कहीं पे चिपक गए, नॉन स्टिकी हो, लाइट हो. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमिन. इनके जो स्टेमिन्स होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये कॉर्नकॉब है, कॉर्नकॉब है. इसके ये टैसल्स कहते हैं हम इसको. ये क्या है बेटा, ये फीदरी स्टेमिन्स है. ये आप देखो, ये विंड पॉलिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आराम से इनका पॉलिनेशन उड़ के आएगा इसमें फंस जाएगा. तो ये भी इनका एक अडेप्टेशन है. क्या, वेल एक्सपोज स्टेमिन सो दैट द पॉलन ग्रेन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा. दिस इज द फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स. मतलब वेल एक्सपोज स्टेमिन्स होंगे, एकदम स्टेमिन्स एकदम खुले होंगे ताकि हवा चले और वो उड़ जाए, और जो स्टिग्मा होगा वो फीदरी होगा ताकि वो आसानी से ट्रैप कर ले. सिंपल. क्या, लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे. ऐसी स्पीशीज का जो स्टेमन होगा वो कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा ताकि हवा चले और उड़ जाए पॉलन ग्रेन्स. और इसकी जो पिस्टिल होगा या फिर स्टिग्मा होगा ये कैसा होगा, फीदरी होगा, जैसे कॉर्नकॉब में है. फोटो बनी है एनसीईआरटी में इसकी. विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर ऑफन हैविंग सिंगल ओव्यूल. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है पीवाईक्यू में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि विंड पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स हैं उनमें देखा गया है ज्यादातर कि उसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है. ठीक है, इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू अ इनफ्लोरेसेंस. विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मिल से पुट करती हूँ मैं इसको. ठीक है,
ये देखो, वापस आते हैं, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। 3 बातें देखो इस लाइन में लिखी हुई हैं। एक कि इनके पास सिंगल ओव्यूल होता है, उसके बाद फ्लावर्स भी क्लस्टर्स में होते हैं, गुच्छे। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है ना कि ट्रैप कर लिया जाए आंसर उसको, पॉलन ग्रेन्स को किसी भी तरह। लास्ट में लिखा है कि विंड पॉलिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है ग्रासेस में, ठीक है, ग्रासेस में ज्यादा से ज्यादा होता है ये पॉलिनेशन बाय विंड। कितनी सी चीज पढ़नी थी इसमें, क्या क्या प्रॉपर्टी समझ में आती है? नॉन स्टिकी, लाइट वेटेड, आंसर वेल एक्सपोज होगा, सिग्मा फिदरी होगा, ठीक, ये जनरली सिंगल ओव्यूल वाले प्लांट में देखा गया है। ये सारी बातें ग्रासेस में कॉमन है, ये भी याद रखोगे। ग्रासेस में pollination by wind is common, single ovule should be there most of the time. पानी, pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited up to 30 genera, mostly monocot. Generally ये monocots में देखा गया है, वो भी 30 genera, ज़्यादा से ज़्यादा 30 genera में. It is believed, particularly for bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for transport of male gametes and fertilization. हमने कभी पढ़ा होगा कि एल्गी, ब्रायो और टेरिडो क्या करते हैं ना, इनको पानी चाहिए होता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत लिमिटेड एरिया तक होता है बेटा, जहां तक पानी होगा वहीं पे रहेंगे, ठीक, पानी की बहुत नीड होती है इनको. सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स देख लो. एग्जांपल्स वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, और एक है तुम्हारा ज़ूस्टेरा जिसको सी ग्रास बोलते हैं जो कि मरीन वाटर. 2 फ्रेश वाटर एग्जांपल दिए हैं, दैट इज वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, और एक तुमको दिया है मरीन वाटर, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सी ग्रासेस, जिसका एक एग्जांपल है ज़ूस्टेरा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी प्लांट पानी में रहे वो वाटर पॉलिनेशन ही करे. जैसे एक बहुत कॉमन नाम है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों पानी में होने के बाद इनके नाम में भी पानी है लेकिन फिर भी ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं. ये विंड या विंड पॉलिनेशन या जनरली इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं बेटा. See, in majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of the water. ऊपर आ जाते हैं flowers and pollinated by insects or wind. Water से नहीं, या तो insect इनको pollinate कर देते हैं या तो हवा से pollinate हो जाते हैं. As in most of the land plants, जैसे कि ज्यादातर land plants में देखा गया है. अब जैसा कि हमने देखा 3 एग्जाम्पल, वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया के बाद हाइड्रिला और ज़ूस्टेरा, 3 एग्जाम्पल. वेलिसिनेरिया में क्या होता है देखते हैं. Vallisneria. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower, all pollen grains are released onto the surface of water. Surface of water पे ये कहानी चल रही है. मैं आपको दिखाऊं, ये फोटो है, देखो बेटा, ये जो फीमेल फ्लावर है पूरा ऊपर सरफेस ऑफ वाटर तक आ गया है और पॉलन ग्रेन्स पूरे सरफेस ऑफ वाटर पे से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, फोटो दी हुई एनसीईआरटी में, याद रखना. थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, अभी दिखाती हूँ क्या क्या डिफरेंस है, उससे कनेक्ट करना. तो वेलिसिनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो ऊपर तक आ जाता है अपने स्टॉक को लंबा करके और सरफेस ऑफ वाटर पे रहता है, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में ट्रैवल करते हुए यहाँ आ जाते हैं. तो वाटर पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि वाटर करंट्स के थ्रू पैसिवली वो आ रहे हैं उस तरफ. उसके बाद बात करते हैं हम, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया सी ग्रासेस का. एक तुम्हारा वेलिसिनेरिया दे दिया, दूसरा सी ग्रासेस. सी ग्रासेस में देखते हैं क्या होता है. In sea grasses, female flowers remain submerged in the water. इसमें female flower अंदर ही रहता है, ऊपर नहीं आता है, ठीक. And the pollen grains are released inside the water. Pollen grains को पानी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. पानी के अंदर ही चले जाता है. देखा गया है कि pollen grains थोड़े से लंबे होते हैं, ribbon shaped होते हैं, प्लस इनमें म्यूसिलेज की शील्ड भी होती है बेटा, ताकि पानी से भीगे ना. ठीक है. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. क्या हुआ, सबसे पहला एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया जिसमें फ्लावर ही ऊपर आ जाता है सरफेस पे, पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करके वहां चले जाते हैं. सी ग्रासेस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर अंदर ही होता है और वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली पॉलन ग्रेन्स अंदर से उसको जाके फर्टिलाइज करते हैं. ऐसे पॉलन ग्रेन्स रिबन शेप्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, नॉन स्टिकी नहीं सॉरी, उनमें एक म्यूसिलेज की शील्ड होती है जो उनको भीगने से बचाती है. ठीक, एक बात ये. उसके बाद
एक लाइन लास्ट लिखी है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ऐसा क्यों? उनको वो कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि कोई है नहीं ना जो जिनको अट्रैक्ट करना हो। भाई ये एबॉयटिक एजेंट्स हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी चीज के टुवर्ड्स, ठीक है। तो नेक्टर की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर पॉलिनेटेड बाय द एबायोटिक एजेंट। ठीक, तो बेसिकली दिस वाज इट फॉर टुडे बेटा। थोड़ा सा डेंस टॉपिक है, ये डेंस था इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है इसमें, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको गैदर करो। अब हमने एबॉयटिक एजेंट्स तो पढ़ लिए, हमारे जो बॉयटिक एजेंट्स हैं एनिमल्स वाले वो हम पढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पॉलन बस्टर इंटरैक्शन, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर बेटा आएगा इसका जिसमें हम पढ़ेंगे अपने लास्ट वाले पार्ट जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तब तक के लिए मैं बोलूंगी बॉटनी मेरे ख्याल से जूलॉजी से थोड़ी कम इंटरेस्टिंग होती है, बट लेट मी टेल यू इट्स इजियर एंड इट्स मोर स्कोरिंग। तो इस पे फोकस अपना बना के रखना, ये नहीं कि छोड़ दिया। अब साथ में चल रहे हो तो एक फ्रेश स्टार्ट लो, हमने साथ में स्टार्ट किया है तो हम साथ में ही खत्म करेंगे, ठीक है। सो डोंट लूज होप, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। क्या करना है, अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो सीधे सामने खड़े होकर बोलना है आई कैन डू इट, ठीक है, एंड यस यू कैन डू इट। हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पे विद आवर क्वेश्चंस, बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय।